देश में आई लव मोहम्मद विवाद तूल पकड़ चुका है। 4 सितंबर को कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद बीते शुक्रवार से अब और ज्यादा भड़क गया है। 12 घंटे के भीतर 2 राज्यों में जबरदस्त हंगामा हुआ है। दरअसल सोमवार को दोपहर में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बवाल हुआ था और वहीं रात होते होते देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर बवाल हुआ है। महाराष्ट्र में तो रंगोली बनाने पर फसाद शुरू हुआ था और देहरादून में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद विवाद हुआ। अहिल्यानगर में भीड़ ने हंगामा कर सड़क जाम कर दी। देहरादून के पटेल नगर में दोनों जगह पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद बिहार से लेकर महाराष्ट्र और उत्तराखंड तक फैला हुआ नजर आ रहा है। बीती रात देहरादून में खूब बवाल हुआ है। पुलिस को ताबड़तोड़ लाठियां भंजनी पड़ी हैं। ये अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। देहरादून में देर रात बवाल हुआ। यहां पटेल नगर इलाके में लोगों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई। हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां थी, बैनर थे और इसी को लेकर जमकर लोगों ने नारेबाजी। इसके बाद सड़क को भी जमकर जाम किया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की, भीड़ को तितर-बितर किया। बताया जा रहा है कि यह विवाद सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस ने पोस्ट करने वाले गुलशन नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। विवादित पोस्ट को सोशल मीडिया से हटवा दिया गया है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। इन्हें नहीं पता। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें हैं। बीते कल की ये तस्वीरें हैं। मुझे लगता है हमें इस पर तारीख चलानी चाहिए। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो बीते कल की तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अभी हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। ये कल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कल अचानक से माहौल बिगड़ा था। भीड़ जो सड़क पर उतर आई थी, इसके बाद पुलिस वहां पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस भीड़ को खदेड़ा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे देहरादून से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल चौहान इस वक्त मौजूद हैं और अतुल से पहले ये जानते हैं कि अभी हालात कैसे हैं। अतुल, कल जो हुआ है उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या एहतियात बरती जा रही है? अतुल। देखिए, मैं इस समय जो है पटेल नगर इलाके में मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर रात भारी हंगामा हुआ था। लगभग 300 लोगों की भीड़ इसी जगह पीछे जो है वो मौजूद थी। मेरे पीछे जो एक पतला सकरा रास्ता जा रहा है वहाँ पर पुलिस चौकी है। उसके आगे ब्रह्मपुरी का इलाका शुरू होता है। जब लोगों को ये पता लगा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई है, तो लगभग 300 या 400 की तादाद में भीड़ जो है पहले पुलिस चौकी पहुंची और उन्होंने एक तहरीर दी। उनको ये लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसके बाद वो यहीं सड़क पर आए। ये पूरा मंडी का पटेल नगर का इलाका है, लाल पुल से लेकर पटेल नगर तक इतनी भारी भीड़ थी कि दोनों तरफ से रास्ता जाम हो गया था। फिलहाल तो यहाँ पर अभी शांति बनी हुई है। अंदर ब्रह्मपुरी इलाके में जगह जगह पर जो है पुलिस ने जो है अपनी तैनाती कर रखी है। फिलहाल तो मामला शांत है, लेकिन रात मामला बहुत ज़्यादा भयानक हो गया था। पुलिस अगर सूझबूझ से काम नहीं लेती तो कोई भी हादसा हो सकता है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज किया। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई और गुलशन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ये बड़ी खबर है जो हमारे सहयोगी अतुल ग्राम से दे रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे बरेली में बवाल की वजह से देखिए किस तरीके से आज तौकीर रजा का जो करीबी है उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जुमे के दिन यहां बरेली में हिंसा हुई थी। बरेली बवाल के गुनहगार पर बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी है।
के समर्थकों की अवैध मार्केट पर बुलडोजर आज चल सकता है, ये बड़ी खबर है। कल नगर निगम ने नफीस की अवैध मार्केट को सील किया था। तौकीर का करीबी ये नफीस बताया जा रहा है। तौकीर समर्थक ने वक्फ की जमीन पर यह मार्केट बनी हुई है और ऐसे में अवैध तरीके से मार्केट बनी हुई है और अब इस मार्केट पर बुलडोजर चल सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नफीस की अवैध मार्केट को कल ही सील कर दिया गया था। तौकीर समर्थक ने वक्फ की जमीन पर मार्केट बना रखी है। बरेली में बवाल के आरोपियों पर अब बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी कर ली गई है। तौकीर समर्थक की अवैध मार्केट पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर लिए गए। तो तौकीर के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा अब कसा जाएगा, उसी को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। तौकीर का समर्थक नफीस और यहां नफीस ने बरेली में जो वक्फ की जमीन है उस जमीन पर मार्केट बना रखी थी, उसी मार्केट की दुकानों पर अब बुलडोजर चलाने की ये पूरी तैयारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर 3 बजे के बाद ये बुलडोजर चल सकता है। अल्टीमेटम पहले ही दे दिया गया है दुकानदारों को दुकानें खाली करने का। तो ये योगी सरकार का बड़ा एक्शन। बरेली हिंसा के बाद ये आज का अपडेट है। अब तक कुल 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तौकीर के करीबी की मार्केट सील कर दी गई थी, अब आज उस पर बुलडोजर वाला एक्शन होने वाला है। 48 दुकानें और तौकीर का दफ्तर सब सील कर दिया गया है। आज बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ा अपडेट है। तो बरेली हिंसा के बाद ये आज का अभी तक का बड़ा अपडेट। अब तक कुल 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा मास्टरमाइंड के तौर पर खुद मौलाना तौकीर रजा का है। एफआईआर में तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 है और उसके समेत कुल 55 लोग हैं जिन्हें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़की और उपद्रव हुआ, उसी के बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी में प्रशासन और आज इसी एक्शन के तहत बुलडोजर गरज सकता है। तौकीर का करीबी बताया जा रहा है, तौकीर का समर्थक है जिसने वक्फ की जमीन कब्जा कर उस पर दुकानें बना रखी हैं। उन्हीं दुकानों को आज बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बरेली हिंसा को लेकर जो खुलासे हुए उसके बाद तौकीर रजा जो मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे। पुलिस पर जानलेवा हमले किए गए। कांच की बोतलों से पेट्रोल बम पुलिस की तरफ फेंके गए। आप जानते हैं कैसे 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे इस पूरे मामले में। तो बरेली हिंसा जो है वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ये पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है। बरेली में इंटरनेट सुविधा फिलहाल बहाल कर दी गई है। नियंत्रण में अब पूरी तरीके से बरेली के हालात हैं और जो उपद्रवी हैं उन्हें चिन्हित कर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। एशिया कप में चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं। भारत वापस लौटने के बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है। सूर्य कुमार दुबई से मुंबई पहुंचे, जबकि तिलक वर्मा का हैदराबाद में ग्रैंड वेलकम हुआ है। स्वागत हार्दिक पांड्या का भी जोरदार हुआ है मुंबई एयरपोर्ट पर। ये सूर्य कुमार यादव की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद थे। ट्रॉफी विवाद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से बयान भी दिया गया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और कोच गौतम गंभीर, साथ ही कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और कोच गौतम गंभीर जब एशिया कप में जीत के बाद देर रात वतन पहुंचे, इन सभी खिलाड़ियों और कोच गौतम गंभीर का जोरदार स्वागत किया गया है। वही जश्न की तस्वीरें, स्वागत की तस्वीरें आपके सामने हैं।
एशिया का किंग बनने के बाद ये टीम इंडिया के धुरंधर, ये भारत के चैंपियंस वापस देश लौटे और जोरदार इनका स्वागत किया गया। पाकिस्तान को पटखनी दी और ये एशिया कप का पूरा टूर्नामेंट, जिसमें 3 बार ऐसा मौका आया जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत ने ये साबित कर दिया कि मैदान कोई भी हो, भारत के सामने पाकिस्तान कहीं टिक नहीं सकता। और खेल के मैदान पर जिस तरीके से भारत के इन धुरंधरों ने पाकिस्तान की टीम की पिटाई की है, उसके बाद पाकिस्तान कहीं आंख मिलाने लायक नहीं रहा। इस बीच वतन वापसी के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। एशिया कप ट्रॉफी ना दिए जाने को लेकर कप्तान बोले, जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम जो करने गए थे वो करके आए हैं। ट्रॉफी दिए जाने का हमने इंतजार किया। हमारे साथ इस वक्त है एशिया कप जीतकर टीम इंडिया के कप्तान वापस आए हैं मुंबई में, और मुंबई के जनता ने, यहाँ की सोसाइटी के मेंबर्स ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया है। हर एक मुंबईकरों को लगता था कि सूर्य कुमार आज मैच जीतेंगे और वो आपने भरोसा है वो हासिल किया। प्रेशर के बारे में क्या बताएं? देखिए, प्रेशर तो रहता ही है। अब ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अब कोई भी मैच खेलते हो तो प्रेशर तो होता ही है 100%। और फाइनल खेल रहे हो तो उससे थोड़ा और ज़्यादा होता है। बट आप जैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना रिलैक्स रह सकते हो उतना ज़रूरी है वो सिचुएशन में। वही ट्राई किया हमने और हमारे प्लेयर्स ने, और मुझे ऐसा लगता है कि हम बेटर क्रिकेट खेले और इसीलिए हम टूर्नामेंट जीते। थोड़ा मन में गुस्सा था पहलगाम हमले को लेकर, क्योंकि पहली जीत अपने शहीद और अपने जवानों को दी। कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मेरी मैच फी है वो जवानों के लिए मैं डोनेट कर रहा हूँ, तो वो मन में गुस्सा तो आपके दिखाई दे रहा था, लेकिन आप चेहरे पे नहीं दिखा रहे। नहीं, देखिए, जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और मैंने जो भी हमने स्टैंड लिया पूरे टीम ने, वो हमने डेडिकेट किया आर्म्ड फोर्सेस को और जो विक्टिम्स थे उस हादसे के। हमने कोई ऐसा कभी जेस्चर नहीं किया कोई मैच में या कुछ ऐसे और किसी चीज़ के बारे में ये बोला नहीं। तो अपने खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लेना तो हर कंट्री वासी का मेरे हिसाब से एक हक होना चाहिए या लेना चाहिए उनको। तो वही स्टैंड दिखाया हमने पूरे टीम ने, और वही उसी के साथ हम पूरा टूर्नामेंट खेले। और बाकी तो हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, बाकी तो और मुझे कुछ पता। पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे पे वो जो गम था वो नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो इंडिया के फैंस को चिढ़ा रहे थे, जैसे रफ का वो एक्शन वो देख कर गुस्सा है। अब वो एक्शन देखिए, आप सब लोग ने देखा क्या था, वो तो पकड़ ही लिया होगा आप सभी ने। बट मेरे हिसाब से मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, और हमने जो चीज़ हुई थी उस चीज़ के लिए हमने स्टैंड लिया और अपने कंट्री के लिए स्टैंड लिया। और अपने कंट्री के लिए स्टैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, वो तो अच्छी बात है। सवाल सबसे बेहतरीन है और सबको सुनना भी है कि आखिर ट्रॉफी के वक्त क्या हुआ? ट्रॉफी के वक्त हम बाहर खड़े थे, हम गए नहीं अंदर, क्योंकि हम अब आप अगर एक कोई टूर्नामेंट खेलते हो और इतनी मेहनत करके कोई मैच जीतते हो या टूर्नामेंट जीतते हो, तो आप सोचते हो कि ट्रॉफी लेके जाना है। हम वहाँ 1-1.5 घंटा खड़े थे, वेट कर रहे थे। हम में से तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ट्रॉफी लेंगे नहीं, हम तो वहीं खड़े थे, वेट कर रहे थे। बट वो पता नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ट्रॉफी भी ले गया, चैंपियन बोर्ड भी हटा दिया वहाँ से। बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और इवन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि जो असली ट्रॉफीज़ होती है वो आपके अंदर ड्रेसिंग रूम में ही होती है। जो प्लेयर्स होते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जो आपकी फैमिलीज होती है, वो असली ट्रॉफी है जो आपको सपोर्ट करते हैं जर्नी में। तो वो ट्रॉफी लेके हम वापस आ गए साथ में। कोई चर्चा भी ऐसी थी कि आपको उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, जैसे कि पहले मैच के बाद, दूसरे मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर से आपने हाथ मिलाने से भी मना किया। नहीं, देखिए, वहाँ पे वो आके खड़े हो गए थे पोडियम पे, और हम वेट कर रहे थे कि कब कुछ सेरेमनी स्टार्ट होगी। बट जैसे उनके एक्शंस थे उसके हिसाब से लग नहीं रहा था कि वो लोग कुछ ट्रॉफी देने के मूड में थे। यानी उन्होंने जानबूझकर ट्रॉफी नहीं दी, ऐसा आपका? नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये अभी आपको उनसे पूछना पड़ेगा। ये हमने एक्चुअली उधर बिल्कुल कुछ कहीं से आया नहीं था, गवर्नमेंट से या कहीं बीसीसीआई से, कि हमको उनके जानबूझकर उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश, पता नहीं, डोमिनेट ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दिखाया होगा कि अगर आपने हैंडशेक नहीं किया तो हम भी शायद ट्रॉफी देने में इंटरेस्टेड। कौन सा क्रिकेट है? वो तो हम खेल के आ गए, वो तो हम जीत गए। वो बिलबोर्ड पे जीतने के बाद और जिस प्रकार का ये बोलते हैं ना कि कोई तो एक रोता हुआ खिलाड़ी या रोता हुआ प्रेसिडेंट्स है, उस प्रकार की हार के बाद जिस प्रकार का चिड़चिड़ है वो सामने आया क्या? नहीं, देखिए, अब हम तो वेट कर रहे थे कि कब हमको ट्रॉफी मिलेगी। अब आप टूर्नामेंट खेलते हो, 6-7 मैच लाइन से जीतते हो बिना हारे,
और हार्ड अर्नड होता है टूर्नामेंट। कोई भी फाइनल जीतना बड़ी बात होती है। अगर वो जीतने के बाद अगर आपको ट्रॉफी नहीं मिलती है, तो हमने पहली बार देखा है ऐसा कभी कि कभी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कि ट्रॉफी ही नहीं दी विनिंग टीम को। बट ठीक है, कोई बात, ये बड़ा खुलासा है। हाँ बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हमने अपने स्ट्राइड में लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सही किया तो वो ठीक है अपने जगह पे, बट हमने अपने तरफ से जो करना था हमने कर। स्पिरिट्स है और इसीलिए तो सूर्या के लिए इतने लोग जमा हुए हैं। अब सूर्या का अगला टारगेट क्या? अभी तो फिलहाल घर जाके खाना खाऊंगा, वो अगला टारगेट है। वो मेरा अगला टारगेट है। उसके बाद अभी आगे बहुत टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, 5-5 T20 की 3 सीरीज है अच्छी टीमों के साथ, उसके लिए प्रिपरेशन में जुट जाएंगे। जीत के बाद आपको पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी, ट्वीट किया, आपने भी उसके रिप्लाई किया। अच्छा लगता है, पीएम सर ने ट्वीट किया, फिर प्लेयर्स लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी आए थे बहुत। तो जब ऑनरेबल पीएम सर और कोई कंट्री का लीडर इतने सामने से बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, तो अच्छा लगता है। तो फिर बाकी सब जो नागरिक है देश के, वो एकदम रिलैक्स रह सकते हैं, जैसे हम एकदम रिलैक्स्ड होकर क्रिकेट खेले। जाते जाते आपको एक आखिरी सवाल, ट्रॉफी कब आएगी एशिया कप? मिलेगी या नहीं मिलेगी या उधर ही रहेगी? ट्रॉफी तो ले आया ना, बीवी को ले आया साथ में, वही तो असली मेन ट्रॉफी तो वही है। साथ में गई थी ट्रॉफी दिलाने के लिए और वही आ गई साथ में, तो वही मेन ट्रॉफी वही है, लकी चार्म। बिल्कुल भी अभी देखिए, जब ट्रॉफी आनी होगी अपने टाइम से आ जाएगी, बट हमारा मेन मोटिव वही था कि अच्छा क्रिकेट खेले, फाइनल जीते। वालों का दिल बड़ा नहीं। अब कोई बात नहीं, अब बड़ा छोटा तो अब वो आप बता देना आगे। बट हमारा क्रिकेट खेलने के लिए दिल बहुत बड़ा था। क्रिकेट खेले हम अच्छे से, जो करने गए थे वो हम करके आ गए। तो देखिए, दुबई में आज एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक भी होने जा रही है और इसी बैठक में बीसीसीआई एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठा सकता है। बैठक में एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने की मांग बीसीसीआई कर सकता है। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर ट्रॉफी अपने साथ ले जाने का आरोप है, इसीलिए तो पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है, जीता भारत और ट्रॉफी मोहसिन नकवी ले गए। तो ये मुद्दा आज बीसीसीआई की तरफ से दुबई में उठाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली के डर्टी बाबा की, स्वामी चैतन्यानंद की, जो पुलिस की गिरफ्त में तो है लेकिन अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। अब तक चैतन्यानंद ने पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दिया है, पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा है, गोलमोल जवाब दे रहा है, पैतरेबाजी आजमा रहा है पुलिस के सामने। मतलब ये आरोपी बाबा सच नहीं बता रहा, वो सच जो इसके गुनाहों का कबूलनामा है, वो सच जो इसके गंदे खेल का सबूत है, वो सच, वो सबूत जो इसके फोन में बंद है, जिसका पासवर्ड इसने अब तक नहीं बताया है। कह रहा है कि उसे पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। साफ है पुलिस को बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है ताकि उसकी काली करतूतों के सारे सबूत पुलिस के हाथ ना लग जाए और कानूनी दावपेच आजमाते हुए सलाखों से बाहर रहने की हर जुगत इस बाबा की तरफ से आजमाई जा रही है। तो एक तरफ तो ये चैतन्यानंद अपनी कोशिशों में लगा है और दूसरी ओर दिल्ली पुलिस तफ्तीश में जुटी है। इसके मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसा ही एक मददगार पुलिस के हत्थे चढ़ा जो चैतन्यानंद के इशारे पर पीड़िता के घर वालों को धमका रहा था। दिल्ली पुलिस हर वो सबूत, हर वो सुराग ढूंढ रही है जो चैतन्यानंद की शिकार हुई छात्राओं को इंसाफ दिलाने में मददगार साबित होगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्यानंद से पुलिस पूछताछ कर रही है लेकिन पुलिस का तो वो सहयोग नहीं कर रहा। और बड़ी खबर यह है कि चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ के दौरान लगातार चैतन्यानंद झूठ बोल रहा है, सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है चैतन्यानंद। तो बहुत शातिर है ये अश्लील स्वामी। पूछताछ में स्वामी सहयोग नहीं कर रहा, अपने किए पर इसे कोई पछतावा नहीं है। पुलिस से लगातार ये झूठ बोल रहा है, सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है, जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। जब पुलिस सख्ती बरतती है तभी बमुश्किल जवाब देता है, सबूत दिखाने के बाद ही कुछ बोलता है। 2 महिला सहयोगी भी इसकी हिरासत में ले ली गई हैं। बाबा से आमना सामना उनका कराया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, शातिर ये अश्लील स्वामी
और ऐसे में पुलिस को भटकाने के लिए गोलमोल जवाब ये दे रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि इसके गुनाहों की इसे सजा मिले, उसे साबित करने के लिए पुलिस की तरफ से कैसे जांच आगे बढ़ाई जा रही है। सुशील जी बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, सीधे तौर पर अगर बाबा की बात करें तो वो पुलिस की जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, जैसा आप अभी बता भी रही थी। वहीं हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मोबाइल की जांच फॉरेंसिक के द्वारा की गई है उसमें कई अहम सबूत पुलिस को मिले हैं। पुलिस को फिलहाल फॉरेंसिक में ये सबूत मिला है कि बाबा के फ़ोन में कई महिलाओं के फोटोज़ मिले हैं जिनका डीपी वो रखे हुए था, एयर होस्टेस के साथ फोटोज़ मिले हैं। तो ये फिलहाल तमाम ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि बाबा का चरित्र कैसा था। हालांकि इस पूरे मामले में बाबा तमाम पीड़ितों को अपने गुर्गों के साथ धमकाता था, फ़ोन करवाता था, जिस मामले में कल उत्तराखंड से एक आदमी रतन सिंह को गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस ने, और उसने दिल्ली पुलिस को अपने बयान में ये बोला कि बाबा के कहने पर उसने पीड़िता के पिता को फोन करके धमकी दी थी। 2 सहयोगी, महिला सहयोगी हैं रोमाना जी, जिनसे अभी भी इसी थाने में पूछताछ चल रही है, उनसे आमना सामना कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा से दिल्ली पुलिस की तरफ से जब डीसीपी या एसीपी के रेंज के अधिकारी सवाल पूछते हैं तो वो उन्हें बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस सख्त लहजे में बात करती है, सबूत के साथ बात करती है, तब उन्हें वो थोड़ी मोड़ी जानकारी देता है। क्योंकि बाबा ये समझ चुका है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो शिकंजा है वो उसके ऊपर लगातार कसा जा रहा है। कल दिल्ली पुलिस के इसी थाने में 3 जो पीड़िता हैं उनकी दोस्तों के बयान को भी दर्ज करवाया गया था। जब उनसे हमारी ऑफ कैमरा बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी जब वो थाने में गई और उन्होंने बाबा को देखा तो वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। यानी कि बाबा को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। वो कहीं ना कहीं इस पूरी जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार सबूतों के आधार पर पूछताछ कर रही है। तमाम जो सबूत मिल रहे हैं उसमें जो बाबा का कृत्य है वो सामने निकल कर भी आ रहा है कि किस तरह सही कह रहे फोन में हैं। महिलाओं की बेशर्मी का भंडार ये बाबा है, अश्लील स्वामी है। अपने किए पर इसे जरा शर्मिंदगी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। और अभी भी जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में है और अभी भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अभी भी पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद ये हंस रहा है। ये है इस अश्लील स्वामी की बेशर्मी का आलम। इस बीच चैतन्यानंद सरस्वती ये जो झूठ बोल रहा है ना, पुलिस को जो बरकरार रहा है, खुद को बेकसूर बता रहा है, पर सारा सच, सारे अहम सबूत उसके मोबाइल में कैद है। इसका पासवर्ड उसने पुलिस को अब तक नहीं बताया है। उसकी मोबाइल की फोरेंसिक जांच चल रही है और धीरे धीरे उसका मोबाइल सारे सबूत, सारे राज उगल देगा। चैतन्यानंद के मोबाइल की फोरेंसिक जांच में खुलासा, मोबाइल में कई एयर होस्टेसेस के साथ भी उसकी तस्वीरें मिली, कई लड़कियों के मोबाइल नंबर्स और कई लड़कियों के जो डीपी हैं उसके स्क्रीनशॉट भी इसके मोबाइल में मिल रहे हैं। दरअसल चैतन्यानंद के मोबाइल में सबूत ही सबूत भरे हुए हैं। मोबाइल की फोरेंसिक जांच जो हुई है उसमें अब तक क्या मिला है ये आपको बताते हैं। कई लड़कियों के साथ चैट मिले हैं, लड़कियों को लालच देने वाले मैसेज मिले हैं, कई एयर होस्टेसेस के साथ तस्वीरें मिली हैं, कई लड़कियों के मोबाइल के जो डीपी होते हैं उसके स्क्रीनशॉट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोपहर 2 बजे के बाद बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। ये बड़ी खबर है। अंतिम मतदाता सूची से कट सकते हैं 70 से 72 लाख नाम, ये जानकारी सामने आ रही है। फाइनल लिस्ट में करीब 7 करोड़ 35 लाख नाम संभव है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, इससे पहले वो जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई थी उसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स के नाम थे और अब आज वो घड़ी आ गई है जब दोपहर 2 बजे के बाद बताया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसको लेकर क्या है पूरी जानकारी अंकित?
बिल्कुल रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि दोपहर 2 बजे के बाद में वो अंतिम मतदाता सूची आ जाएगी, लेकिन उससे बड़ी जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि करीबन जो है जो 70 लाख के आसपास नाम कट सकते हैं, प्लस माइनस 2 लाख बताया जा रहा है। और वो आंकड़े अगर मैं समझाना चाहूं, देखिए ड्राफ्ट मतदाता सूची में जानकारी आई थी कि 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, जिसमें जो डुप्लीकेट वोटर्स के थे वो वोटर्स थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसके साथ ही में जब ये प्रक्रिया चल रही थी उसके बाद में यानी कि वेरिफिकेशन की, तो 3 लाख और ऐसे लोग सामने आए थे जिन्होंने कहा कि हमारा नाम हटा दिया जाए मतदाता सूची से। तो ऐसे में 65 लाख से बढ़कर के संख्या हो जाती है 68 लाख। उसके बाद में ये जो दावे और आपत्तियों वाली जो प्रक्रिया थी, उस दौरान भी जैसी जानकारी मिली है कि करीबन जो 2 से 3 लाख लोगों के नाम और हटाए जा सकते हैं। और इस लिहाज से ये आंकड़ा बैठता है करीबन 70 लाख मतदाताओं का। बिहार में टोटल मतदाता कितने थे? 7 करोड़ 90 लाख। उसमें से अगर 70 लाख हट जाते हैं तो नंबर बचता है 7 करोड़ 20 लाख का। लेकिन रोमाना एक अपडेट ये है कि करीबन 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नए नाम, नए वोटर के तौर पर खुद को पंजीकृत करवाया है। और इसी वजह से अब ये आंकड़ा जो फाइनल वोटर लिस्ट में होता है वो हो सकता है करीबन 7 करोड़ 36 लाख मतदाताओं का। यानी कि हम मान के चल रहे हैं मोटा मोटा 7 करोड़ 35 लाख से लेकर के 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं का नाम इस मतदाता सूची में, अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकता है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और हमारे इस वक्त के लिए एक बड़ी खबर और दे देता हूं, यहां पवन सिंह पहुंच चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा के घर पर। पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो रही है, वो जानकारी भी अपने दर्शकों को दे देते हैं और तस्वीरें भी कोशिश कर देंगे, दिखा देते हैं। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे हैं पवन सिंह और उनके साथ में विनोद तावड़े यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के जो प्रभारी हैं, बिहार के प्रभारी, और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर मौजूद हैं, पवन सिंह मौजूद हैं। और ये बिहार की राजनीति के हिसाब से ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इस वजह से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जब पिछले जो है लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान पवन सिंह की एक भूमिका रही थी। उपेंद्र सिंह कुशवाहा का जब वो चुनाव हारे थे तो कहा यह गया था कि पवन सिंह की भी एक भूमिका रही है, और इसी वजह से यहाँ पर ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। देखिए विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये मेल मुलाकात का दौर और उससे जो नए समीकरण उभर कर सामने आएंगे उसको लेकर तो नजर बनी हुई है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण वो SIR की प्रक्रिया के बाद बिहार के लिए जो फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। अंकित, ऐसे में एक और सवाल का जवाब दीजिए। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक व्यवस्था बनाई गई थी कि 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने जिनको मान्य किया है, अब 12वें के तौर पर आधार को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, तो उसका क्या असर इस फाइनल वोटर लिस्ट पर रहेगा? उसको लेकर जानकार क्या बता रहे हैं? रोमाना देखिए, ये जो चुनाव आयोग की तरफ से हम लगातार जो जानकारी देते रहे, चुनाव आयोग से भी हमने आधिकारिक जानकारी मांगी है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि आधार एक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार जरूर किया जा रहा है, लेकिन आधार के नाम पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ आधार के नाम पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि खुद आधार एक्ट कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आधार सिर्फ एक पहचान का आधार है, उसके आधार पर आप अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं, आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति यह कहता था कि मेरा नाम, मेरे पास आधार है, इस आधार पर वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, तो वो नहीं होगा। और इसी वजह से आज जो फाइनल मतदाता सूची आएगी, अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ आधार के आधार पर कहा है कि मेरा नाम होना चाहिए, तो उसको भी वहां पर वेरिफिकेशन हुआ होगा। रोमाना, ऐसा बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे इस खबर से जुड़ा अपडेट आएगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।